वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मुस्कान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडेज लाइफ। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ना है कि क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप आई जो ऊपर लिंक आ रही होगी उधर क्लिक कर दीजिए और आप फिर उस वाली वीडियो पे भी पहुंच जाएंगे। ये भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। देखो यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, ये दोनों ही डेफिनेशन ठीक हैं। एक्चुअली में ये दोनों ही डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहली डेफिनेशन से। ही कह रहे हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन को ऐड कर दें, तो हम उसको क्या बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर लिखा है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आल्सो अगर किसी सब्सटेंस में से H2 को रिमूव कर दिया जाए या हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, उसको भी हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। अब चलते हैं रिडक्शन पे कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन कह रहे हैं द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो ये आप क्या देख रहे हो कि इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये जस्ट इसका उल्टा क्या है, वाइस वर्सा है ये इसका रिडक्शन जो होता है। और जब आपको पता है किसी भी इक्वेशन में जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और कॉपर और उसके बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, मतलब ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, है ना। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें मिल रहा है कॉपर और हाइड्रोजन। तो अब देखते हैं कि देखो सबसे पहले हम CuO को देखते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पर तो CuO है, लेकिन इधर साइड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो ये सिर्फ Cu बचा। और अभी मैं ऊपर क्या पढ़ के आए हैं हम कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो इसके पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया, रिमूव हो गई ऑक्सीजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया है। यहाँ पर आ गया ना समझ। अब ऐसे ही मैंने क्या बताया था, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगी और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो रिडक्शन होगी। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन जो था, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर जाके हम क्या देखते हैं, इधर जाके इसके पास ऑक्सीजन आ गई, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाया जाता है, ऑक्सीडेशन। तो हमें पता चल गया किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसी तरीके से, और देखो ये एक रिएक्शन पूरी कैसी रिएक्शन कहलाई जाएगी, ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाई जाएगी, पूरी रिएक्शन कहलाई जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी होने को मिल रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड और कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए। क्या हैं वो हैं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है अब रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे कि यहाँ पर इसकी दो डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, ये रही एक दो इसकी थी रिडक्शन की, दो ऑक्सीडेशन की थी। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो चार ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी दो रिएक्शन है और रिड्यूसिंग एजेंट की भी दो रिएक्शन है। इन्हें समझते हैं क्या है ये कह रहे हैं द सब्सटेंस विच गिव्स द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो तरीके के हो सकते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है
तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, किस ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है उसके पास से, वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, मतलब जिसमें से हाइड्रोजन निकलती है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसमें से हमारे ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल ऊपर समझाया था, इसी से आपको दोबारा से बताती हूँ। अब इसी में ही देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कि यहाँ पर देखो, ये वही इक्वेशन है जो भी मैं ऊपर आपको समझा रही थी। तो हमें पता है कि इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा था, ये, इसी का तो रिडक्शन हुआ था, और इसका क्या हो गया था, हाइड्रोजन का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, क्योंकि बाद में जाकर इसमें जुड़ जाएगी इसको ना मैं ऐसे, इसका हुआ था हमारा रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा जो लिखे जाएंगे, मतलब एक याद करने की तरीके हैं कि वो हमेशा रिएक्टेंट्स में से ही चूज़ होते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। कभी आप प्रोडक्ट में लिखा हो कि भाई ऑक्सीजन तो इसमें जुड़ी है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, और ये इसमें से हाइड्रोजन जुड़ी, मतलब कुछ ऐसा मत लिख कर आना, ठीक है। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं को हम मानते हैं। तो जैसे कि इसको मैंने माना था कि ये हमारा इसका रिडक्शन हुआ था और इसका हो गया था ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहे इस दौरान और रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहे, ठीक है। तो अब समझो, देखो Cu जो है, CuO ने अपना ऑक्सीजन दे दिया था, है ना, CuO में से ऑक्सीजन निकला, तो इस वजह से CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ऐसे ही हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन निकल के गया कहाँ, हाइड्रोजन के पास गया, तो इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिबल था ऑक्सीजन को निकालने के लिए, इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझो दोबारा से कि कोई भी चीज़ जो ऑक्सीजन दे रही है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो चीज़ के पास ऑक्सीजन जा रही है ना, जाकर जुड़ रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो ये इसका एक एग्जांपल था, मैंने आपको समझा दिया। बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको ऐसी इक्वेशन लिख के दे देते हैं और फिर वो पूछते हैं कि बताओ इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और इसका रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, और ये चारों चीज़ें इनकी पूछ लेते हैं। तो आप इस चीज़ की ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारी जो आज लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो मेन इसके दो इफेक्ट हैं, कोरोजन और एसिडिटी। कोरोजन और एसिडिटी दोनों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा ही टॉपिक है इनफैक्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसे समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कोरोजन क्या होता है। मैंने यहाँ कोरोजन की डेफिनेशन लिखी है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। कोरोजन का मतलब है कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल को, ठीक है, ध्यान रखना, मेटल को क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ईटन अप ग्रेजुअली, उसको रिएक्शन होती रहती है और वो क्या होता है, घटता रहता है, कम होता रहता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उस पर उस टाइम किसके साथ उसकी रिएक्शन हो रही होती है, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ या फिर किसी केमिकल के साथ। उसके सरफेस पर जब रिएक्शन होती है तो वो घटने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जो कि ताजमहल की जो ताजमहल है, हम उसे ऐसे कहते हैं ना कि वो तो ताजमहल का पत्थर है, संगमरमर, वो कोरोजन का शिकार हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। वहाँ पर जो पॉल्यूशन हो रहा है इस वजह से, और एसिड रेन की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से जो पत्थर है उसकी शाइन जो है वो जाती जा रही है। क्यों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में और केमिकल्स के कांटेक्ट में रहता है। केमिकल्स कहाँ से, जैसे कि एसिड के कांटेक्ट में, जैसे कि एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन, ठीक। अच्छा, उसके अलावा कोरोजन में सबसे जो ज़्यादा मतलब देखा जाता है
जो फिनोमिनन सबसे ज़्यादा नोटिस करा जाता है जो कोरोजन की वजह से होता है वो होता है रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ड्यूरिंग रस्टिंग जो होती है आयरन में होती है। आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो जो कोरोजन होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, और रस्टिंग इसी का एग्जाम्पल है। रस्टिंग कैसे होती है? जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है उसके साथ जो आयरन है और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ आयरन जो है वो क्या करता है, रिएक्शन हो जाती है इनकी, और जो चीज़ बनती है एक पाउडरी सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, तो ये है वो रिएक्शन। देखो होता क्या है कि ये आयरन है, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर से होती है, इन दोनों से इनकी रिएक्शन होती है। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा है एक्स मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि हमें नहीं पता कितने मोलिक्यूल्स होंगे पानी के, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 वो कितने भी हो सकते हैं, 1000 लाख कुछ भी। ठीक है, तो फिर ये मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, ये तीनों मिलकर एक चीज़ बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, समझ रहे हैं ना? देखो 3, अच्छा यहाँ पर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। मैंने आपको बताया था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है। हाँ, तो ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, एक नई चीज़ बनेगी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी कि रस्ट का आपसे कॉमन नेम भी पूछा कॉमन नेम तो खैर रस्ट है, पर इसका जो एक्चुअल केमिकल नेम है वो भी पूछा जा सकता है। तो याद होना चाहिए आपको क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो ये मिलता है, और देखो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना 2Fe2O3 डॉट XH2O। एक्स यहाँ पर क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। द कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप एक्सेट्रा एंड कर शॉर्ट देयर लाइफ। ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब ऐसी रिएक्शन होती है, कोरोजन की रिएक्शन होती है, भाई मेटल घट जाएगा अगर, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लाइफ स्पैन उनका नहीं रहता है, ख़राब हो जाते हैं जल्दी और हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। तो बड़े बड़े ब्रिजेस जो होते हैं आपने देखा होगा, इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब रस्टिंग अगर मैं कहूँ तो रस्टिंग का कैसे प्रिवेंशन होगा, बाय पेंटिंग, है ना। प्रिवेंशन इनका होता है पेंटिंग करके। पेंटिंग अगर हम कर दें तो सब्सटेंसेस पे पेंटिंग इसलिए करी जाती है, जैसे कि ग्रिल्स पर, आयरन गेट्स पर, स्टील फर्नीचर पर, रेलवे कोचेस पर, कार की बॉडीज़ पर, बसेस पर, सब पे क्या होती है, पेंटिंग होती है। क्यों? ताकि वो रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके, बिकॉज दे आर मेड ऑफ आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे आयरन आर्टिकल्स पर हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी करते हैं, जैसे कि जो हमारी टूल्स मशीन होती हैं, ये तो पहला मेथड था कि पेंट कर दिया भाई, इसके अलावा ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि जो हमारे जो मतलब ये कहाँ होती है, जैसे कि जब हम साइकिल के पार्ट्स में या मशीन के पार्ट में, हमारी मोटर बाइक के पार्ट में, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके पार्ट में हम क्या डालते हैं, मोबाइल और ग्रीस डालते हैं, ताकि मोबाइल कह रही हूँ मैं, कभी आप मोबाइल फ़ोन समझे। ठीक है, तो ग्रीस और ऑयलिंग करते हैं उनकी अच्छे से, ताकि जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा चले। और इसके अलावा एक शब्द है गैल्विनेशन, आपने पहले पढ़ा होगा ये, और अगर नहीं पढ़ा तो हम इसे 3rd चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है गैल्विनेशन, ये क्या होता है। ओके, गैल्विनेशन में क्या होता है कि हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं ताकि जो सब्सटेंस है कोट वो क्या रहे, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए। तो जैसे कि आयरन के सब्सटेंसेस पर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा दें अगर, Zn जिंक, तो फिर क्या हो जाती है, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। ये सब किसके मेथड थे, ये सब थे मेथड जिससे कि हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, हम पढ़ेंगे अब रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी है द कंडीशन produced by aerial oxidation of fat and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। जब हमारा खाना जो होता है, खाने की जब चीज़ है, जब उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि देखो खाना बनाया है तो ऑक्सीजन हमारी हवा में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन जो खाना हमने बनाया है उसके साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ा टाइम, जैसे अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर खाने में से गंदी स्मेल आने लगती है और खाना क्या हो जाता है, हमारा ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है,
ठीक है, यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है खाने के साथ रिएक्शन हो जाती है उसकी, और जो फैट और ऑयल हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्मेल जो है अच्छी नहीं आती, खाने में से गंदी स्मेल आने लगती है, और टेस्ट भी खाने का क्या हो जाता है, पूरा बिगड़ जाता है। तो रेंसिडिटी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए मैंने कितने मेथड लिखे हैं, हाँ, हम फर्स्ट मेथड है हमारा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। तो अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? मैं कह रही हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट अगर मैं खाने में मिला दूँ, जिस खाने में फ़ैट और ऑयल है ना, उस खाने में अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट मिला दूँ तो फिर बचा जा सकता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल तो हद इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि बताइए एक या फिर दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, तो यही दो हैं, आपको इनके अच्छे से नाम याद करने हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट आर BHA यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और BHT यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा ये तो था चलो हमारा फर्स्ट मेथड। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड क्या है? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अच्छा, अब ये नाइट्रोजन गैस में अगर हम पैक कर दें खाने को तो भी रेंसिडिटी से बचा जा सकता है, यानी कि तब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आसानी से नहीं होगी, है ना, या फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा उस केस में भी। तो हम जो भी ये बाहर की चिप्स खाते हैं, मान लो लेज़ खा रहे हैं, हम कुरकुरे खा रहे हैं, और लेज़ की बात करते हैं क्योंकि हवा तो ज़्यादा उसमें आती है, ठीक है। तो जो लेज़ होता है, वो जो पोटैटो चिप्स का पैकेट होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि चिप्स तो कम नहीं, सॉरी, हम मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए तो हम उसमें क्या देखते हैं कि हवा में भरे हुए आते हैं, वो फूले फूले पैकेट आते हैं ना, वो तो उसमें क्या होता है, वो जो, क्योंकि उसमें पोटैटो है और पोटैटो के अंदर क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। और इसी वजह से हम जो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उन पैकेट्स की, तो उनमें नाइट्रोजन गैस फिलअप कर दी जाती है, क्यों? ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि एग्जाम्पल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, फिल इन द प्लास्टिक बैग कंटेनिंग चिप्स विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज एंड टर्न रेंसिड, यानी कि वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। उसके अलावा थर्ड मेथड है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो कि हम सभी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। खाना जो भी बच गया है वो हम अंदर रख देते हैं, और ये हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाने को क्या करते हैं, बच गया उसको फेंक देते हैं। नो, वी शुड नॉट वेस्ट इट, क्योंकि किसी को खाना मिलता नहीं है खाने के लिए, और हमें खाने की इज़्ज़त करनी चाहिए, और उसको, सॉरी मैं प्रवचन देने लगती हूँ ठीक है। तो हमें खाना बचाना चाहिए, मतलब मेन बात ये है, और रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए ताकि ख़राब ना हो, ठीक। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में अगर हम खाना रख देते हैं तो देखो ऑक्सीजन उसमें जाएगी नहीं अंदर, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी, एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, खाना हमारा बच जाएगा, ठीक। और इसके अलावा बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है यहाँ पे कि खाने को अगर हम लाइट से दूर रखें, लाइट यहाँ पर कौन सी वाली कह रहे हैं, यहाँ पर मेनली बात हो रही है सनलाइट की। तो सनलाइट से अगर हम खाने को दूर रखेंगे तो क्या होगा, देखो हीट, सनलाइट में क्या होती है, हीट से क्या होती है, ये जो प्रोसेस है, रेंसिडिटी वाली जो प्रोसेस है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या मिलती है, इग्निशन मिलती है, और जिसकी वजह से प्रोसेस तेज़ी से होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए हमें खाने को लाइट से भी दूर रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये आखिरी पॉइंट के साथ आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश। अगली वीडियो मैं बनाने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बोर्ड्स में आ सकती हैं। तो डू वॉच दैट वीडियो एंड कीप स्टडिंग एंड बाय।